हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है, जब आपकी लाइव क्लासेस होती थी तो हम लोगों ने इसी यूनिट का बहुत सारा टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा कूलाम का नियम। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम, लॉ ऑफ कूलाम। हम लोगों में से बहुत सारे लोग कूलाम के बारे में जानते हैं। जैसा कि कूलाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1785 ईस्वी में आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का परिमाणात्मक मान मैग्नीट्यूड ऐंठन तुला की सहायता से प्राप्त किया तथा प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर एक नियम की स्थापना की, जो इस प्रकार है। कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल r हो, तो कूलाम के नियमानुसार आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल किसके समानुपाती होगा? यह इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 तथा यह इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। समीकरण 1 बना लिया हमने इसको, और इसको समीकरण 2 बना लिया। समीकरण और 1 और 2 से अगर हल करें तो यह समानुपाती Q1 Q2 बटे r स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे समानुपाती का हम चिन्ह हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं, तो हमने मान लिया वो कांस्टेंट क्या है, k है। तो यह इक्वल टू हो जाएगा k Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। इसको हमने समीकरण 3 बना लिया, जहाँ k एक समानुपाती नियतांक है। और प्रयोगों के द्वारा जब k का मान ज्ञात किया गया तो k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, विद्युतशीलता है। अब ये जिस माध्यम में रखी जाएगी माध्यम की विद्युतशीलता हो सकती है। फिलहाल यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम निर्वात की विद्युतशीलता कहेंगे, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता कहते हैं। ये मान लिया हमने कि यहाँ पे एक आवेश Q1 है और एक यहाँ पे आवेश Q2 है। दोनों के बीच की दूरी r है। क्योंकि दोनों का नेचर कैसा है, प्लस प्लस है, तो इन पे प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अगर यही आवेश ऋण ऋण होता, मतलब निगेटिव निगेटिव होता, तो भी क्या होता, प्रतिकर्षण का बल ही लगता और उस बल की दिशा बाहर की तरफ होती, जैसे यहाँ पे एरो से दिखाया गया है। और ये देखिए दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है, यानी इस ये बल इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही कार्य करता है। अगर समीकरण 3 को हम कुछ मॉडिफाई करें तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। और जब हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो आंकिक मान रखते हैं तो ये होता है 9 × 10⁻9, और इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो ये है कूलाम का नियम। चलिए हम देख लेते हैं कि कूलाम बल या वैद्युत बल या आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल है, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो किस तरह से वेरीज करता है। उसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। लेकिन निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल यदि F0 हो, F0 हो, तो हम कूलाम नियम को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, F0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आर एयर है, यानी निर्वात या वायु की क्या है, विद्युतशीलता है। इसको हमने समीकरण 1 बना लिया। पुनः यदि उन्हीं आवेशों को हम उतने ही दूर पर किसी ऐसे माध्यम में रख दे रहे हैं जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है, तो हम कूलाम नियम को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इनसाइड मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे r²। इसको हमने समीकरण 2 बना लिया। यहाँ अगर समीकरण 1 और 2 में क्या करें, हम डिवाइड करें, समीकरण 1 में 2 से डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद जब डिवाइड करेंगे, समीकरण 1 में 2 से भाग करेंगे तो इधर आ जाएगा F0/Fm इक्वल टू Q1 Q2 इधर भी है, Q1 Q2 इधर भी है, r², यहाँ भी r², ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में आ जाएगा एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट। और ये जानते हैं कि ये क्या है, एक नियतांक है और ये भी क्या है, एक नियतांक है। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, एक नियतांक, और उसको हमने क्या बोल दिया, के, जो क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक होता है। और अगर हम यहाँ से पक्षांतर करें तो एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। हम जानते हैं कि के का मान क्या होता है, हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो समीकरण 2 को अगर हम रेक्टिफाई करें तो उसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, Fm यानी फोर्स इनसाइड मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 बटे r²। और अभी हमने बताया आपको कि के का मान हमें, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मटेरियल का या मीडियम का, वो हमेशा क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। और जब 1 से बड़ा होता है और ये के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है Fm के, तो ये Fm क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जबकि F0 क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमने ये देखा कि जब भी क्या करते हैं, किन्हीं दो आवेशों को किसी माध्यम में लेके जाते हैं तो निर्वात या वायु में जो बल लगता है वह बल अधिक होता है, जबकि जब मीडियम में लेके जाते हैं, किसी माध्यम में लेके जाते हैं, तो वो बल क्या हो जाता है, घट जाता है, चाहे वो बल आकर्षण का हो चाहे वो बल प्रतिकर्षण का हो। अब हम लोग जो परावैद्युतांक के मान हैं विभिन्न पदार्थों के लिए या माध्यमों के लिए, थोड़ा उसकी वैल्यू के बारे में चर्चा कर लेंगे। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में ये यूज़ किए जाते हैं। ऐसे तो क्वेश्चन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दे दी गई रहती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए जो वैल्यूज लाइज करता है वो कितना होता है। तो पहला हमारा है निर्वात या वायु, यानी वैक्यूम या वायर के लिए, और इसकी वैल्यू होती है 1.00054, और ये सबसे मिनिमम वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, जिसको हम लगभग 1 मानते हैं। और जो कागज़ के लिए होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, वो होती है 3.4। जो जल के लिए होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, वो होता है 80। और जो कांच के लिए होता है, कांच भी डिफरेंट के लिए डिफरेंट टाइप के कांच होते हैं, लेकिन जो एक पायरेक्स कांच होता है वो ग्लास के लिए, ये इसकी वैल्यू 4.5 होती है। जबकि धातुओं के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफिनाइट होती है, अनंत होती है। यानी कह सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो निर्वात या वायु के लिए सबसे कम, जबकि जो धातुएं हैं, धातुओं के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। चलिए अब हम कूलाम के नियम के विषय में जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या क्या फैक्ट्स हैं। तो जो पहला जो फैक्ट्स ये है, जो पहला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि प्रत्येक आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण समान होता है। जो मतलब मैग्नीट्यूड है, जैसे दो आवेश हैं, एक आवेश यहाँ है दूसरा आवेश यहाँ है, अगर इस पे 10 कूलाम आवेश है और इस पे 100 कूलाम का आवेश है,
तो ऐसा नहीं कि इस पे कम बल लगेगा और इस पे ज़्यादा लगेगा, बल्कि ये है कि जितना बल, अगर ये दोनों धन धन है तो जितना बल 100 कूलाम के आवेश पे लगेगा उतना ही बल 10 कूलाम के आवेश पे लगेगा। तो पहला फैक्ट हमारा यही है कि प्रत्येक आवेश पे लगने वाला बल का परिमाण, मैग्नीट्यूड क्या होता है, समान होता है, चाहे वो आवेश 10 कूलाम का हो, 100 कूलाम का हो, चाहे कितना भी बड़ा बड़ा हो, चाहे बराबर हो और चाहे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के हो, सब पे जो बल लगेगा कैसा होगा, समान होगा। दूसरा है, यह बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसका क्या मतलब है कि निर्भर नहीं करता, सॉरी, जो दूसरा जो है हमारा, यह बल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, मतलब वह केवल केवल और केवल आवेश पर निर्भर करता है। अगर पहला 10 कूलाम का है और दूसरा भी 10 कूलाम का है, चाहे ये 5 किलोग्राम का है और ये 50 किलोग्राम का है, इससे कोई मतलब नहीं कि ये कितना बड़ा है या कितना छोटा, बस ये केवल उस पर निर्भर करेगा कि उस पर आवेश कितना है। अगर आवेश क्या होगा, दोनों पे समान होगा, तो ये केवल केवल और केवल यह जो बल है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि केवल और केवल आवेश पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि इस पे बल ज़्यादा लगे, इस पे बल कम लगे, दोनों पे बल समान लगेगा, ये बल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तीसरा जो है, आवेशों पे लगने वाला बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत बड़ा होता है। यानी जो तीसरा है हमारा, कि आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो गुरुत्व बल से बहुत बड़ा होता है। हम जानते हैं कि पदार्थ पे ही क्या होगा, आवेश आएगा, और पदार्थ के पास ऑलरेडी द्रव्यमान रहता है, तो द्रव्यमान के कारण भी एक बल लगता है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान पे निर्भर करता है और केवल वह आकर्षण का बल होता है, जबकि जो ये कूलाम बल है, वैद्युत बल है, वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का होता है। तो ये ये दो आवेश हैं हमारे पास, और मान लीजिए दोनों का द्रव्यमान इतना इतना है, दोनों पे आवेश इतने हैं, तो इनके बीच जो लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो बहुत बड़ा होता है। इससे फोर्स ऑफ, जो ये फोर्स है, ये द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल Fm है, और ये क्या है, वैद्युत बल है। तो वैद्युत बल का मान जो द्रव्यमान के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है उससे बहुत ज़्यादा होता है। इसके बारे में हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। अगला देखिए, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल निर्वात में सबसे अधिक होता है। अभी जैसे इसके पहले हम लोग डिस्कस किए हैं पिछला टॉपिक में कि अगर दो आवेश हैं और उन आवेशों को हम निर्वात या वायु में रखें तो उनके बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल होगा वो किसी माध्यम में लेके चले जाइए, वो क्या होगा, घटता ही जाएगा। वो निर्भर करेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पे कि उसका जो परावैद्युतांक है वो कितना है। और हमारा अगला टॉपिक है, यह बल बहुत बड़ी दूरी से लेकर 10⁻⁻14 मीटर तक कार्य करता है। मतलब इस जो बल की जो रेंज है वो बहुत बड़ी दूरी से लेकर और लगभग 10⁻15 मीटर तक कार्य करता है। और जो लास्ट टॉपिक है हमारा, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है। मतलब अगर केवल पॉइंट चार्ज होंगे तभी यह नियम अच्छे से कारगर होगा, नहीं तो अगर पॉइंट चार्ज के जगह पे अगर हम गोला ले लें तो होगा क्या, अगर यहाँ पे एक गोला है और एक गोला यहाँ पे है, अगर इस पे धन आवेश है, तो जब धन आवेश के पास आएगा तो क्या होगा, ये धन आवेश इधर आ जाएगा और जो प्रभावी दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, क्योंकि समान आवेशों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जब प्रतिकर्षण होगा तो ये जो प्रभावी दूरी होगी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जबकि अगर ये प्लस है और ये क्या है, ये धनात्मक चार्ज है और ये ऋणात्मक चार्ज है, तो एक दूसरे के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। और जब आकर्षण होगा तो होगा क्या, यह चार्ज इधर आ जाएंगे और ये चार्ज इधर आ जाएंगे, तो भी क्या होगी, प्रभावी दूरी घट जाएगी और इस प्रकार से इस बल का मान क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए यह बल केवल बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है। अगला टॉपिक है हमारा
कि कूलाम के नियम का महत्व, कि क्या इम्पोर्टेंस है, कूलाम का जो नियम है उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो कूलाम के नियम से हम निम्नलिखित चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, यानी निम्नलिखित ये जो बल हैं इनको हम बहुत आसानी से सरलता से समझ सकते हैं। पहला देखिए, परमाणु के नाभिक तथा उसके परितः घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स के बीच बल। हम जानते हैं कि परमाणु में क्या होता है, एक बहुत छोटे से भाग पे नाभिक होता है जिसमें हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। सपोज कीजिए, मान लीजिए ये नाभिक है और ये इसके बाहर निश्चित दीर्घ कक्षाएं हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, घूमता है। तो ये देखिए धनावेश और ये ऋणावेश, एक निश्चित दूरी और इनके बीच क्या होता है, वैद्युत बल लगता है। तो इसको भी हम समझने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कूलाम का जो नियम है उसकी सहायता से हम इनके बीच लगने वाला बल, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला जो बल है उसकी भी हम व्याख्या हम कूलाम के नियम से करते हैं। कूलाम के नियम से ही हम अणु बनाने वाले परमाणुओं के मध्य जो बल होता है उसकी भी व्याख्या हम, या फिर उसको भी हम सरलता से समझने के लिए हम कूलाम का नियम ही प्रयोग करते हैं। और तीसरा है, परमाणु या अणुओं को परस्पर संबंध कर द्रव या ठोस बनाने वाला जो बल होता है उसको भी समझने के लिए हम, या फिर उसकी भी व्याख्या करने के लिए हम कूलाम का नियम प्रयोग में लाते हैं। तो ये था कूलाम के नियम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब कूलाम के नियम का जो वेक्टर फॉर्म है हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसको भी हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे।